हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम वीडियो बनाएंगे इस पे अर्सैनिक बल, सीएपीएफ और जांच एजेंसियों के बारे में। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमारे देश में वेरियस अर्सैनिक बल और जांच एजेंसियां हैं, तो उनमें टॉपिक वाइज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसएससी वगैरह और भी है, यूपीएससी में भी कभी बार पूछ लिया जाता है। तो आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये सब लिखा हुआ है। इसकी डिटेल्स हम आपको बताएंगे बारी बारी। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए पहला टॉपिक लेते हैं, असम राइफल। देखिए, पहला टॉपिक है असम राइफल। पहले हम इसके गठन की बात करेंगे, फिर इसका हेडक्वार्टर, और फिर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बताऊंगा किस किस एग्जाम में जैसे आता है। तो असम राइफल की स्थापना कब हुई थी, ये मैं बता दूं आपको। 1835 में हुई थी, और ये अंग्रेजों ने की थी। ये असम और आदिवासी जो जिले थे उनको, उनमें देखिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो मैं आपको इसमें ये बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है। और मैं आपको इसमें और एक चीज और बताऊं, ये जो है, इसका जो रख रखाव और देख रेख जो होती है वो आर्मी करती है। ये एक है अर्सैनिक बल, मगर इसको आर्मी देख रेख करती है, वही हैंडल करती है। और इसमें और चीज जानने वाली है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये गृह मंत्रालय के अंदर आती है। यही इसमें इंटरेस्टेड चीज है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अभी हाल में सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था 2022 वाला। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से सबसे पुराना केंद्रीय बल कौन सा है। तो उसमें चार ऑप्शन दिए थे, जैसे दिया था असम राइफल और सीआरपीएफ और आईटीबीपी और बीएसएफ। इस तरीके से पूछा गया था, तो उसमें उसका आंसर था असम राइफल। तो गाइस याद रखना, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है। आर्मी की देखरेख में ये अपना काम करती है, और गृह मंत्रालय ये इसके अंडर आती है। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा टॉपिक है हमारा सीआरपीएफ। अब इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1939 में। ये हमारे देश का सबसे बड़ा केंद्रीय बल है, जिसका काम है नक्सलाइट और देश की आंतरिक व्यवस्था में सहयोग देना। जैसे कि किसी स्टेट में दंगा होता है, कहीं नक्सलाइट है, इलेक्शन करवाने हैं उसके लिए। और इसमें बता दूं, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, यानी एमएएच। ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। बस हमारा सबसे बड़ा, अगर ऐसे इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा केंद्रीय बल कौन सा है, तो वो सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बेसिकली यही अंग्रेजों के जमाने में बना था, मगर ये अभी भी चला आ रहा है। तब उसका नाम ये नहीं हुआ करता था, ये सिर्फ सेंट्रल रिजर्व पुलिस हुआ करता था, और बाद में ये सीआरपीएफ हो गया। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तीसरा। देखिए तीसरा कौन सा है, आईटीबीपी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1962। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? ये एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और इसका काम क्या है? इसका काम है उत्तरी पूर्वी सीमा, जो चीन से लगती है जाके सीमा, उसकी देखरेख करना। और कभी कभार आंतरिक सुरक्षा में भी, जैसे चुनाव होते हैं तो उसका भी काम कराती है। तो इतना इसमें काफी है, बस यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ सकता है आगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसएसबी। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टेड है। देखिए ये लिखा हुआ है एसएसबी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये देखो। इसकी स्थापना हुई थी 1963, जस्ट आईटीबीपी के एक साल बाद। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर वही न्यू दिल्ली। और ये एमएचए के अंदर आती है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर।
गृह मंत्रालय। और ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है नेपाल प्लस भूटान की सीमाओं की रक्षा करना। अक्सर कर मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो एसएसबी है यानी सशस्त्र सीमा बल, कि ये इसका कार्य क्या है। तो ये सिर्फ दो ऐसे राज्य हैं जिनकी देखो सीमा की सुरक्षा करता है, नेपाल और भूटान। ये पूछा जाता है हमेशा कि एसएसबी किन किन सीमाओं की रक्षा करता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, आप नेक्स्ट टॉपिक देख रहे होगे बीएसएफ, जो कि हमारी बताते हैं कि सीआरपीएफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय बल है। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यही MHA के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंदर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है कि इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं की रक्षा करना। काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएसबी के बारे में मैंने बताया था, ये मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आता है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे ये सुरक्षा करता है। और हो सकता है तो कभी कभार ये कभी जैसे इलेक्शन होता है जाके लोकसभा विधानसभा के, उसमें भी बुला लिया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं जैसे कि एसएसबी में पूछा जाता है कि एसएसबी किन किन देशों से साथ सीमा की रक्षा करता है, और ऐसी बीएसएफ ये मैचिंग पे आ जाता है, ऐसे मैचिंग करने के लिए ऐसे इस तरीके से। तो इनको याद रखना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीआईएसएफ। ये भी काफ़ी अहम फोर्सेस है हमारे सैनिक बल, इसका काफ़ी योगदान रहा है। और इसके बारे में एक चीज़ मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट इस बार रहेगी, जो हो सकता है पूछा जाए। पहले तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और वही बेसिक सी चीज़, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और मैं आपको बता दूं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है जो गवर्नमेंट की वेरियस औद्योगिक साइड है उनकी सुरक्षा, जैसे कि मेट्रो हो गई और कोल्ड माइंस हो गई और पोर्ट हो गए, यानी पोर्ट जलवायु पोर्ट परिवहन हो गए, वो अदर वेरियस जैसे बहुत सारी होती है। और PSU कंपनियां होती हैं, अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनियां, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था करती है। अब मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। CISF 7 बार परेड का देखो सबसे बेस्ट देखो अवार्ड ले चुकी है, 7 बार। इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए ये हो जाता है कि इस बार CISF ने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग नहीं लिया स्वेच्छा से। उन्होंने कहा कि हम इस बार देखो सिक्योरिटी संभालेंगे, जो दिल्ली में हमारी गणतंत्र दिवस जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसकी सिक्योरिटी संभाली। उसने स्वेच्छा से इस बार परेड में भाग नहीं लिया। तो इस बार ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी फोर्सेस ने इस बार गणतंत्र दिवस में भाग नहीं लिया। तो इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको SSB, दूसरा रहेगा CRPF, तीसरा रहेगा ऑप्शन आपका NSG, और चौथा रहेगा आपका CISF। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस फोर्थ CRPF, वो सॉरी CISF। ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, अगर आपने न्यूज देखी हो तो उसको ध्यान करना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICG। ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बहुत अहम टॉपिक है। ये भी इसमें मैं बताऊंगा क्या है। जैसे कि आपने वेरियस देखा था कि ये सारी चली आ रही थी कि किस मंत्रालय के अंदर आती हैं, तो अब इसमें भी आप लोग सोच रहे हो कि ये भी गृह मंत्रालय के अंदर आ रही होगी। वही मैं बताऊंगा आपको कि ये एक अलग है। पहले तो हम बता रहे हैं इसके बारे में, बता देते हैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई थी जाके, और इसका कार्य क्या है। तो देखते हैं इसका क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर।
ये इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि आईसीजी किस मंत्रालय के अंदर आती है। ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको इसके कार्य के बारे में बता रहा हूँ। इसका कार्य है जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखना। तो इसमें आपको मेन चीज याद रखने वाली चीज है कि कब स्थापित हुआ था और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है। बस गाइस यही याद रखना, यही काफी है, पूछ लिया जाता है। और हेडक्वार्टर तो बेसिकली न्यू दिल्ली में, क्योंकि मैंने आपको ये जो बताई थी असम राइफल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ और सीएसएफ, ये सब आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी एमएचए के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर। और ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनएसजी। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा इसमें जानने के लिए कुछ है भी अच्छा खासा। और इसको हम बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो ब्लैक कैट कमांडो। इसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई और क्यों हुई और कैसे की गई। चलिए पहले तो देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। अब हम बात करेंगे इसकी स्थापना हुई क्यों थी। इसकी स्थापना दो कंट्रियों की तर्ज पर हुई थी। पहला हुआ था कि एक हुई जीएसजी, ये जर्मनी, जीएसजी 9 ये जर्मनी की तर्ज पर ही एनएसजी बनाई गई है। और एक दूसरा है एसएएस, ये यूके का, यूनाइटेड किंगडम। ये दो देशों की तर्ज पर एनएसजी बनाई गई है हमारे यहाँ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये तो पता ही होगा। और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है मैं बता दे रहा हूँ, एमएचए। इसका काम क्या है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका अहम रोल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 26/11 अटैक जो हुआ था हमारे यहाँ, यानी ताज मुंबई अटैक, तो उसमें इसका अहम रोल था। इसकी वजह से ही हमारे देश की साख बची हुई, हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती, इंटरनेशनल में हम लोग काफ़ी इशू खड़ा हो गया था। तो अब मैं बता दूं इसका काम क्या है। इसका काम है सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, और कहीं होस्टेज बनाए हुए तो उनको मुक्त कराना। तो ये एनएसजी बहुत बहुत अहम देखो सुरक्षा बल है हमारे यहाँ देखो देश के लिए। और इसको मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक कैट कमांडो। चलिए इतना याद रखना, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरएएफ। ये शायद आपने कम ही सुनी हो, कम देखने को भी मिली हो। अगर आप अपडेट रहते हो न्यूज़ पर तो शायद मिली हो। जैसे कि आपने देखा हो कहीं दंगा हो रहा है तो वहाँ एक ब्लू ड्रेस में आती है, ब्लू कलर की ड्रेस होती है इनकी, आरएएफ। तो सोचते हो ये कौन सी फोर्स है, ये तो कभी देखी नहीं है। मगर एक्चुअली में ये एक फोर्स है। मैं आपको बता दूं इसका गठन हुआ था 1991 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कभी पूछेगा कि आरएएफ बनी किस फोर्स से है। ये एक टूट के दूसरी फोर्स से बनी हुई है। ये है सीआरपीएफ से टूट के बनी हुई है। बेसिकली आरएएफ सीआरपीएफ का हिस्सा ही हुआ करता था, उसी से तोड़ के बनाया गया है। क्योंकि ये मैं इसको बताऊंगा आपको क्यों बनाई गई है। अभी पहले तो हम ये देखते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एमएचए के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका काम क्या है और क्यों बनाया गया था। इसका काम है दंगा नियंत्रण करना। अगर कहीं किसी इलाके, कहीं स्टेट, कहीं भी अगर दंगा होता है तो आरएएफ, जब स्टेट पुलिस पे नहीं रुकता है तो फिर आरएएफ को बुलाया जाता है। ये आरएएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरह से पूछा है, मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था कि आरएएफ का गठन किस फोर्स से हुआ है, तो वो हुआ है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से। इसका, और मैं बता दूं आरएएफ का नाम है रैपिड एक्शन फोर्स, तुरंत कार्रवाई बल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमगार्ड। ये काफ़ी योगदान देता है हमारी देखो छोटे छोटे शहरों में और स्टेटों में। आपने देखा होगा वो होमगार्ड रहते हैं। बेसिकली अब तो गवर्नमेंट ने इनको मानक दे देना शुरू कर दिया है। इसको मैं काफ़ी ब्रीफ में बताऊंगा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है।
पहले तो हम यही बेसिक सी चीज़ देख लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, काफ़ी समय पहले, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी। और बेसिक इसमें देखा ये जाता है कि आपको लगता होगा कि होम गार्ड है तो ये जैसे स्टेटों में होता है तो इसका हेडक्वार्टर स्टेट में होगा, या ये स्टेट को, ये सही है कि इसको स्टेट मेंटेन करता है, मगर इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एमएचए के अंदर आता है। क्या है कि हर एक स्टेट में ये होम गार्ड हैं, तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर वहाँ के भी हेडक्वार्टर होते हैं, वहाँ के भी डीजीपी होते हैं होम गार्ड, मगर उसके बाद वो रिपोर्ट करते हैं एमएचए को। और इसको मैं बता दूं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश प्लस केरल, इन दो स्टेटों को छोड़ के पूरे इंडिया में होम गार्ड देखो हैं, हर एक स्टेट में होम गार्ड है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और केरला छोड़ के दो ऐसे स्टेट हैं जिसमें होम गार्ड नहीं है, बाद बाकी अदरवाइज सारे स्टेटों में है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ये कौन से स्टेटों में नहीं है। बाद बाकी आपको देख देख लिया होगा आपने कि इसमें 1946 में गठित हुआ था, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करने के लिए आ जाएगा ये। ज़्यादातर गाइस ये जो होता है ना, इसमें मैचिंग करने के लिए ही होता है, या हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। अब आप देख रहे होगे एनसीसी, इसका नाम सुनते ही इन यंग बच्चों में जोश आ जाता है, क्योंकि इसमें जाने का हर किसी का सपना होता है, मगर कहीं की बहुत जगह नहीं होती है। तो हम देखेंगे भाई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे मैंने आपको ये बताया था आईसीजी के बारे में, कि ये किस मंत्रालय के अंदर आती है, ये आती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो अब तक तो आपको एमएचए, और इसमें भी एमएचए था, तो आपको लग रहा होगा एनसीसी भी देखो एमएचए के अंदर आती होगी, मगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसका बेसिकली कार्य क्या होता है, जो बच्चे 9th हाई स्कूल 11 12 और ग्रेजुएशन जो होते हैं, तो उन बच्चों में देश भावना को प्रेरित करने के लिए इनको सिखाया जाता है और इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ABC, ताकि जब भी वो जैसे कि फोर्सेस में आना चाहे तो उन्हें छूट मिल जाती है। तो इसमें बेसिकली ये इम्पोर्टेंट था कि इसकी स्थापना कब हुई थी और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेरियस फोर्सेस थी जो मैंने बताई थी आपको, उसमें आईसीजी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर और एनसीसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं हम। जो अब मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा जाके, उसको मैं एक थोड़ी सी कहावत याद आ गई थी 2012-13 की बात, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या ये एजेंसी एक बंद पिंजड़े की तरह है, बंद पिंजड़े में तोते की तरह है। मैं बात करना चाह रहा हूँ सीबीआई की, जिसका नाम सुनते ही आपको पता चल रहा होगा कि नहीं सीबीआई क्या है जाके। अब मैं आपको बताऊंगा ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, उसका काम क्या है। बेसिकली मूवी में तो दिखाई दिया जाता है कि सीबीआई इतनी पावरफुल, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है गाइस। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, और ये संथानम कमेटी की वैसे कहते तो हैं कि संथानम कमेटी की सिफारिश पे ही हुई थी, मगर इसको जो शक्तियाँ मिलती हैं वो डीपीएसई ए, ये मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये किस मंत्रालय के अंदर आती है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे एनसीसी था, आईसीजी था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये आती है डीओपीटी, कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय। डीओपीटी डिपार्टमेंट, जिसको कि पीएमओ हेड करते हैं, पीएम। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 1963 में जो इसकी स्थापना हुई थी, डीपीएसपी में क्यों लिखा जाके, क्योंकि जो सीबीआई को जो पावर मिलती है वो डीपीएस ने दिल्ली पुलिस स्पेशल
इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू मिलती है जो 1946 में। इसको कोई स्पेशल पावर अलग से नहीं मिलती और ये गृह मंत्रालय के अंदर ना आके डीओपीटी यानी कार्मिक प्रशिक्षण मंत्रालय के अंदर आती है ये। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सुना होगा कि उस राज्य में सीबीआई गई या वहाँ राज्य में उनको जांच नहीं करने दी गई या कोर्ट के आदेश पे गई। जैसे आपने देखा हो काफ़ी विवाद रहता है सीबीआई के बारे में। जैसे कि पश्चिम बंगाल ले लीजिए, उसमें काफ़ी रहता है। तो क्या बेसिक गाइस देखो, एक होता है सीबीआई में सामान्य सहमति, जर्नल परमिशन। ये क्या है कि हर एक स्टेट देता है, जैसे कि ये कहेगा कि हमारे परमिशन, जैसे किसी स्टेट ने परमिशन दे दी तो फिर वहां से पूछने की जरूरत नहीं होती है किसी भी स्टेट में। अगर मामला दर्ज हो गया तो वो उसकी जांच कर सकता है। मगर अगर किसी स्टेट ने, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल ने सामान्य सामान्य सहमति वापस ले ली है, तो सीबीआई का कोई भी ऑफिसर अगर उस स्टेट में एंट्री करेगा तो वो एक सिंपल पुलिस की भूमिका में रहेगा, उसकी सारी शक्तियां छीन ली जाती हैं, सीबीआई की सारी पावर छीन ली जाती है। तो वो चाहे तो अरेस्ट भी कर सकता है। तो यही विवाद रहता है। इस टाइम टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सामान्य सहमति वापस ले रखी है। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट था आपके लिए कि कब स्थापना हुई, क्यों हुई है, कि इसको पावर कहाँ से मिलती है और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि सीबीआई, जैसे कि आपने इंटरपोल सुना होगा, इंटरपोल। तो इंटरपोल इंटरपोल ही वो इंटरपोल का जो एजेंसी है इंडिया के अंदर, जैसे इंटरपोल कोई कार्रवाई या नोटिस जारी करता है तो जैसे इंडिया के फेवर में या उसमें कुछ भी, तो सीबीआई को ही देखो भेजता है उसको। सीबीआई इसकी देखो वो नोडल एजेंसी है जिसे बोला जाता है। और हाँ, इसके कार्य को देखती है सीबीसी। सीबीसी जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में, संथानम कमेटी की स्थापना उस पे। इसके जो भी कार्य होते हैं वो सीबीसी के देख रेख में ही कार्य होते हैं। तो आपको ये टॉपिक काफी लेंदी है, इसको याद रखना, चर्चा में भी रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में कि तोते बंद पिंजड़े में तोते की तरह सीबीआई का हाल क्या है, ये कहावत है सुप्रीम कोर्ट की। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईडी। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये किस मंत्रालय के अंदर आती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, उसका कार्य क्या है। ये भी काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है। देखिए ईडी, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। अब मैं इसको बता दूं, आपका इसका हेडक्वार्टर तो खैर न्यू दिल्ली में है ही, मगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि किस मंत्रालय के अंदर आती है। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंदर आती है। ये गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ईडी किस मंत्रालय के अंदर आती है, तो उसमें लिखा होगा राजस्व विभाग, वो वित्त मंत्रालय का ही होता है। तो इसको याद रखना। अब मैं आपको इसको बता दूं इसका कार्य क्या है। इसका कार्य आर्थिक गतिविधियों को रोकना या उनके नियमों को लागू करना, या उसके कानूनों को लागू करना। आर्थिक, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, इसके लिए फेमा फॉरेन एक्सचेंज मनी मनी एक्ट हो गया जो 99 में बना था हमारा फेमा, उसी की देखरेख में ये चलता है। तो आप इसका सिर्फ ये याद रखना कि कब बनी थी और किस मंत्रालय के अंदर आती है, और इसका कार्य आर्थिक गतिविधि और उसके कानून को लागू करना है। चलिए अब हमारा एक और टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड है, जो हमारा हमने आपको एनएसजी के बारे में बताया था कि एनएसजी की भूमिका कहाँ सबसे ज़्यादा अधिक रही थी। तो उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं अब आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनआईए, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2008 में, और एक्चुअली में इसको लिखा जाता 2009। मैं आपको बता दूं ये क्यों बना था जाके। जो 26/11 हमला हुआ था, मुंबई अटैक, उसी की जांच के लिए एनआईए बनाया गया। मैं आपको ये बता दूं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये एमएचए के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर।
और मैं आपको ये बता दूं इसके अंदर कि एनआईए को ब्रॉडली पावर मिली हुई है, यानी ये देश के अंदर और देश के बाहर भी जांच कर सकती है आगे। जैसे जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों में मनी ट्रांसफर को लेके भी ये जांच कर सकती है। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि इसकी स्थापना जो, ये तो हो ही गया 26/11 हमले के बाद हुई थी। और किस मंत्रालय के अंदर आता है तो, और हाँ ये चीज़ बता दूं, अब तक इसके 12 रीजनल ऑफिस हैं और हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है ही जाके, और इसका क्या कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। चलिए अब मैं आगे आपको बता देता हूँ, और थोड़ा सा एक दो टॉपिक और रह गए गाइस, उसको भी देख लेते हैं ताकि सारी डाउट क्लियर हो जाए कौन सी एजेंसी क्या काम करती है और कौन सा बल है। अब हमारा नेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आईबी, इंटेलिजेंट ब्यूरो। ये बहुत पुराना बल है देखा जाए तो। इसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी का। ये बना था 1887 में, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये एमएचए के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। गाइस ये अंग्रेजों ने बनाया था अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और वही काम आज हमारी ये भी कर रही है आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो। ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को काफ़ी मजबूती से देखो निभा रही है, क्योंकि अगर कई जगह डिस्टर्ब एरिया है वहाँ पे, और जैसे सुरक्षा व्यवस्था हो गई या कि उसको देखती है और ये रिपोर्ट देती है मंत्रालय को, और उसी आधार पे राज्यों को भेजा जाता है। तो इसको याद रखना, ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। बेसिकली ये कोई फोर्स नहीं है, मगर ये एक सिंपल यूनिफॉर्म में और गुप्त तरीके से अपने काम निभाती है। और इसकी स्थापना 1987 में हुई हुई थी, और इसको फिर एक और नाम दिया गया था 1971 में। नाम यही रखा गया था इसका, 1971 में ही इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया था, इतना और याद रखना। अब गाइस मैं उस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी अहम है एक देश के लिए, क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन वॉर चलता है और सूचना के आधार पर ही कोई देश आगे निकल सकता है। अब फेस टू फेस कोई वॉर नहीं लड़ सकता, और ना परमाणु वॉर हो सकती है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक खुफिया एजेंसी की, जो जितनी मुझे जानकारी उतना ही मैं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी जानकारी ज़्यादातर होती ही नहीं है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, आप देख रहे होंगे, काफ़ी आपने सुना होगा कि एजेंट, एक मूवी है एजेंट विनोद, एजेंट विनोद, जैसे कि पंचायत में आया था विनोद, और एक हफ्ते इंतजार कर लेंगे, वही नाम विनोद। अगर मैं आपको एजेंट विनोद की बात करूँ तो काल्पनिक है मूवी उसी में, कि जो रॉ का एक एजेंट होता है जो अफगानिस्तान में जाता है, ईरान या सीरिया में। चलिए अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1968 को, जब हमारा 1965 के बाद युद्ध हुआ था इंडिया से, वो इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसमें एक ऐसी एजेंसी की कमी महसूस की गई जो हमें रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन दे सके, और हम अपने साजो सामान के साथ देखो तैयारी कर सकें, जिससे कि हमारी देश की सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो सके। तो इसको देखो 1968 में बनाया गया था, और इंदिरा गांधी ने ही बनाया बनाया था, तब पीएम इंदिरा गांधी थी। अब मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये सीधी रिपोर्ट करती है पीएम को डायरेक्टली। ये किसी मंत्रालय के अंदर नहीं आती गाइस, ये सीधी पीएम से बात करती है बस। इसका जो हेड होता है वो एक आईपीएस ऑफिसर बनता है। आपने बेसिकली बहुत देखा होगा न्यूज़पेपर में कि सीआरपीएफ बीएसएफ इसके डायरेक्टर जनरल बने, आपने फिर वहाँ उनकी फ़ोटो मिलेगी। मगर आप इसका देखिएगा कि रॉ के कोई हेड बने तो उसकी फ़ोटो नहीं आएगी, क्योंकि ये सुरक्षा के कारणों की वजह से ऐसा नहीं किया जाता, और इसकी सारी चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। आप कुछ भी डालोगे नेट पे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको आरटीआई के जरिए से मिलेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और याद रखना ये पीएम को रिपोर्ट करती है सीधी। चलिए गाइस अब हम दो चार और ऐसी हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको, जैसे स्टेट के बारे में हो गई। ये तो टोटल हो गई हमारी सेंट्रल एजेंसियाँ, जिसमें जिसमें क्या कहते हैं फोर्सेस हो गई। और अब हम आप उसके बाद हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, अभी थोड़ा दो तीन एजेंसी और हैं जो बता देना चाह रहे हैं। एक आपने सुना होगा एटीएस, इसका है बेसिकली एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, यानी ये एक स्टेट बनाता है, अपने अपने स्टेट में बनाते हैं ये लोग अपने हिसाब से, जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को देखो ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जैसे कभी आपने देखा होगा पीएफआई को देखो बैन कर दिया गया 5 साल के लिए,
जैसे केरला से रिलेटेड और कहीं बहुत सारी जगह और बंगाल में, बिहार में कई जगह गतिविधियाँ आप पाई गई हैं। तो ये एक स्टेट बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, इन सब लोगों ने बना रखा है। तो ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकता है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और सुरक्षा देना, देखो मतलब आम नागरिकों को। और इसी में एक और स्टेट की है, एक है एसटीएफ, सुना होगा आपने। जैसे कि आप आजकल देख रहे हो पेपर लीक की बहुत सारी समस्या आती हैं, तो कहते हैं कि इसको एसटीएफ से जांच करवाई जाए। ये होता है स्पेशल टास्क फोर्स। ये बेसिकली होता है जैसे कहीं बहुत कांड हो जाते हैं, बहुत सारे देखो घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें एसटीएफ जांच करती है। और एक आपने बेसिकली सुना होगा सीआईडी। अब तो बेसिकली ये है नहीं जाके, मगर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ जानकारी के हिसाब से सीआईडी, क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी उसमें एक ये भी थी कि सीआईडी को खत्म किया जाए। तो बेसिकली सीआईडी भी अपनी एक स्टेट में होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट। ये जरूरी है, सीआईडी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये अंग्रेजों की बनाई हुई थी, अब तो स्टेटों में खत्म ही कर दी, क्योंकि एटीएस आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ, एसटीएफ कुछ स्टेटों में और कुछ होता है, जैसे पेपर लीक वगैरह हो गया और कोई कोई घटना होगी जाके गंभीर, तो उसको एसटीएफ संभालता है। तो गैस ये थी हमारी एजेंसियां जो हमने आपको बताई हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ये और बता दें, जैसे कि ये तो जांच एजेंसियां थी जाके, तो मैंने आपको यहाँ लिख ही दिया जांच एजेंसियां। और अर्धसैनिक बल क्यों कहा जाता है ये मैं बता देना चाहता हूँ। ये सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, क्योंकि जो हमारी फुल बल जो है वो तीन ही हैं। एक है आर्मी, एक है हमारी नेवी, और एक है हमारी एयरफोर्स। इनको हम फुल फोर्स कहते हैं, अदरवाइज हम इन सबको अर्धसैनिक बल ही कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ, जो ज़्यादातर गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। और मैंने बहुत सारी आपको चीज़ बताई। आप, मुझे उम्मीद है जाके कि आप जब कभी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका परीक्षा से नहीं छूटेगा जाके। मैंने आपको बताया था बहुत सारी परीक्षाओं में अरेंजमेंट करने के लिए आ जाता है, कब स्थापना हुई थी वो पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर किस मंत्रालय के अंदर आती है वो पूछ लिया जाता है। तो इनको एक बार आप एक दो बार वीडियो देख सकते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मेरा ये प्रयास कैसा लगा और कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।